तो याकुजा गैंग के बारे में कौन नहीं जानता, और सभी लोग इस बात से भी भली भांति परिचित हैं कि याकुजा गैंग के मेंबर कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। और आज की हमारी कहानी में भी होने वाला है याकुजा गैंग का एक मेंबर जो कि अपनी ताकत की वजह से याकुजा गैंग में मॉर्टल ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। और इसकी इतनी ज्यादा ताकत होने की वजह से ये याकुजा गैंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था, और साथ ही यहाँ के पुलिस वाले तक इससे बहुत ज्यादा डरा करते थे। लेकिन अभी के टाइम पर ये सुधर चुका था और अभी अपनी वाइफ और साथ ही अपनी स्टेप डॉटर के लिए खाना बनाने का काम ही करा करता था। और इसकी यही हरकतें कहीं ना कहीं इसे एक परफेक्ट हाउस हस्बैंड बनाया करती थी। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग तात्सु को देख पाते हैं जो कि अपनी वाइफ मीकू और साथ ही अपनी स्टेप डॉटर हिमारी के लिए खाना बना रहा था। यहाँ पर हम लोग मीकू और साथ ही हिमारी को भी देख पाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे, और तात्सु की हरकतों से ये साफ पता चलता था कि वो मीकू से कितना ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद ये मीकू को ऑफिस भेजकर और हिमारी को स्कूल भेजकर अपनी एक दोस्त के साथ निकल जाता है सोसाइटी में चंदा मांगने के लिए, ताकि ये आ रहे फेस्टिवल की तैयारियों में लग सके। अब भले ही तात्सु अभी के टाइम पर सही हो गया था, पर उसका अपीयरेंस अभी भी एक गैंगस्टर वाला ही था। तो इसी वजह से जब ये काफी सारे लोगों के पास जाता है और उनसे चंदा मांगता है तो वो सारे लोग इससे डरने लगते हैं। पर अभी के टाइम पर तात्सु के पास्ट के बारे में यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था, और साथ ही वो तात्सु को बहुत ज्यादा अच्छा माना करते थे, तो डरते हुए भी वो उसे चंदा दे देते हैं। अब इसी तरह जब ये एक दिन अपने दोस्त मसारू के साथ चंदा मांगने के लिए गया हुआ था, तभी अचानक से ही इसकी नजर यहाँ पर मौजूद एक नई बिल्डिंग पर पड़ती है। और क्योंकि तात्सु को भी वो जगह काफी ज्यादा पसंद आई थी, इसीलिए वो उसके अंदर जाकर वहां का प्राइस पता करता है ताकि वो वहां पर रेंट पर एक रूम ले सके। लेकिन वो जगह याकुजा के नए बॉस कोंडो की थी, और वहां पर पहुंचने के बाद ये कोंडो के सामने जब बैठता है तो कोंडो इसे पहचान नहीं पाता। इसीलिए वो तात्सु को एक नॉर्मल इंसान समझते हुए इससे बहुत बुरी तरह से बात करता है, और साथ ही यहाँ के प्राइस उसे बड़ा चढ़ाकर बताता है। लेकिन यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया था, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि तात्सु के पास इतने सारे पैसे नहीं थे, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर इनका एक मेंबर आता है जो कि कोंडो को बताता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मॉर्टल ड्रैगन था, जिसके बारे में सुनने के बाद कोंडो की ऐसी तैसी हो जाती है। और तब यहाँ पर कोंडो डरते हुए अपने बाकी मेंबर को तात्सु के फर्स्ट मीटिंग के बारे में बताता है कि जब ये पहली बार तात्सु से मिला था तो तात्सु कैसा था। दरअसल ये तात्सु से एक मीटिंग के दौरान ही मिला था जिसमें याकुजा के मेंबर के ऊपर दूसरी गैंग वालों ने हमला कर दिया था, पर तात्सु को जरा सा भी डर नहीं लगता और वो उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। और कोंडो जो कि उस समय भी डरा हुआ था, तात्सु उसके पास आता है और लड़ाई को ज्वाइन करने को बोलता है। तब कोंडो को जब प्रेजेंट टाइम पे ये सारी की सारी बातें याद आती हैं तो उसे लगता है कि तात्सु से इसने बहुत बुरी तरह से बात करी, और हो सकता है तात्सु इस बात का बदला लेने के लिए वापस से इसे मारने के लिए आए, इसीलिए ये अपनी सारी गैंग वालों को इसकी सिक्योरिटी बढ़ाने को बोल देता है। अब वहीं हम लोग मसारू को देख पाते हैं जिसे कोंडो की इस चाल के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो अपने बॉस के पास जाता है जो कि अब खुद भी सुधर चुका था और साथ ही उसकी वाइफ भी सुधर चुकी थी, लेकिन अभी भी वो याकुजा गैंग के ही मेंबर थे। और क्योंकि इनके सुधर जाने की वजह से याकुजा गैंग वाले इन्हें पैसे नहीं देते थे, इसीलिए ये लोग एक सुपरमार्केट में काम कर कर अपना गुजारा चलाते थे। अब आगे हम लोग तात्सु और उसकी फैमिली को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि दरअसल इनके घर में इन्होंने एक हैमस्टर को पाला हुआ था जिसकी ये देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तब तात्सु डिसाइड करता है कि वो कुछ ऐसे लोगों से मिलेगा जो कि इसके बदले में हैमस्टर की देखभाल करें और उसे अपने ही घर में रखें, इसीलिए ये हैमस्टर को लेकर बाहर चला जाता है। और साथ ही इसने अपने पास एक हरी पत्ती का पैकेट भी रखा हुआ था ताकि अगर हैमस्टर को रास्ते में भूख लगे तो ये हैमस्टर को पत्तियां खिला सके। और जब ये रास्ते में हैमस्टर को पत्तियां खिला रहा था, इतने में ही एक पुलिस वाले की नजर इस पर पड़ती है, और क्योंकि वो इसको बहुत अच्छे से जानता था तो इसी वजह से उसे लगता है कि शायद तात्सु वापस से क्राइम की दुनिया में कदम रखने वाला है। और अब जब तात्सु पुलिस वाले को उसे इस तरह से घूरते देखता है तो वो अपने हैमस्टर को अपनी जेब में छुपा लेता है, जिसे देखकर पुलिस वाले को यही लगता है कि शायद तात्सु एक वेपन छुपाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए तब वो पुलिस वाला भी तात्सु के पीछे लग जाता है, और तात्सु अपनी जान बचाने के लिए उसी बिल्डिंग में घुस जाता है जो कि कोंडो की थी। और वहां पर मौजूद गार्ड्स को ये लगता है कि शायद तात्सु कोंडो को मारने आया है, और अब वो सभी लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर क्योंकि तात्सु सच में बहुत ज्यादा ट्रेंड था तो वो बड़ी आराम से इन सभी लोगों को मारता है और यहाँ से चुपचाप चला जाता है। तात्सु यहाँ से अपनी साइकिल में भागने की कोशिश कर रहा था, पर इस एरिया में मौजूद जितने भी पुलिस वाले थे वो सारे के सारे तात्सु का पीछा अपनी गाड़ियों से कर रहे थे। और कुछ दूर जाने के बाद तात्सु को वो सभी के सभी लोग घेर लेते हैं, और अब तात्सु को ना चाहते हुए भी अपनी साइकिल से उतरना पड़ता है। तब पुलिस वाले इसे गन पॉइंट कर कर बोलते हैं कि इसे अपनी जेब से वो चीज निकालनी है जो इसने अपनी जेब में छुपा कर रखी है। और इतने में ही यहाँ पर वो सारे लोग पहुंच जाते हैं जो कि तात्सु के पड़ोसी थे और उसे बहुत अच्छे से जानते थे। तब तात्सु अपनी जेब में से वो क्यूट सा हैमस्टर निकालता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं। और अब सारी की सारी सिचुएशन जानने के बाद वो पुलिस वाला तात्सु से माफी मांगता है और उसके हैमस्टर की देखभाल करने के लिए मान जाता है।
अब क्योंकि आज के दिन तात्सु काफी ज्यादा थक गया था, इसीलिए रात के समय में मीकू एक अच्छी वाइफ बनती हुई डिसाइड करती है कि आज का खाना वो बनाएगी। लेकिन जब वो खाना बनाना चालू करती है तो हम लोग उसकी हरकतों को देखकर ही समझ पाते हैं कि शायद वो पहली बार ही खाना बना रही है और वो बहुत बेकार खाना बनाती है, जिसे खाने के बाद तात्सु खुद ही डिसाइड करता है कि वो खुद ही खाना बनाएगा। और अब तात्सु के खाना बनाने के बाद ये लोग खाना खाते हुए एक वीकेंड पिकनिक के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं, पर क्योंकि तात्सु को पता था कि आज सुबह ही इसने याकुजा के बंदों से पंगा लिया है तो वहां पर जाने के बाद इनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसीलिए तात्सु वीकेंड पिकनिक पर जाने के लिए साफ इनकार कर देता है। और आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग शांति से खाना खा ही रहे थे, तभी बाहर से इन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। और अब जब हिमारी बाहर जाकर चेक करती है तो इसे पता चलता है कि इनके घर के बाहर किसी ने एक छोटे बच्चे को छोड़ दिया है। इसीलिए तब तात्सु और मीकू उसे अंदर लेकर आते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये पुलिस वालों को फोन कर कर इस बच्चे के बारे में सब कुछ बता देंगे। और अब तात्सु डायपर लेने के लिए उसी सुपर स्टोर में जाता है जहां पर इसके बॉस काम करा करते थे। वहां पर जाने के बाद जब ये डायपर के बारे में बोलता है तो इसके बॉस को लगता है कि शायद तात्सु के कोई लड़का या फिर लड़की हुई है, जिस वजह से वो सारे के सारे लोग तात्सु के घर पर आ जाते हैं ताकि वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकें। तब तात्सु इनकी सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है और इन्हें शांत करवाता है। और अब सारी की सारी सिचुएशन जानने के बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ये तब तक उस बच्चे का ख्याल रखेंगे जब तक इसके असली माँ बाप नहीं मिल जाते। और अब आगे ये लोग उस बच्चे का नाम रियो रखते हैं। रियो के आ जाने की वजह से कहीं ना कहीं तात्सु और ज्यादा खुश था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एक ऐसा साथी मिल गया था जिसके लिए वो पूरा दिन कुकिंग कर सकता था। लेकिन रियो के लिए सिर्फ कुकिंग काफी नहीं थी, उसे कहीं ना कहीं अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की भी जरूरत थी। और यही सब सोचते हुए तात्सु इसे प्लेग्राउंड में लेकर जाता है, जहां पर तात्सु के डरावने लुक की वजह से सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को रियो के पास जाने से मना कर देते हैं। तब तात्सु मसारू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इससे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई तरीका फाइंड आउट करने को बोलता है। तब ये इसे एक स्कूल के बारे में बताता है जो कि इनके एरिया में ही अभी खुलने वाला था। तब तात्सु तुरंत ही उन स्कूल वालों का नंबर लेकर उस स्कूल में फोन करता है ताकि वो रियो का एडमिशन वहां पर करा सके। तब वहां की टीचर तात्सु का फोन उठा तो लेती है, पर जब वो तात्सु से बात करने वाली थी इतने में ही यहाँ पर याकुजा गैंग के मेंबर पहुंच जाते हैं जो कि इस बिल्डिंग को खाली करवाना चाहते थे। पर यहाँ पर वो टीचर इन सभी लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और इसके बाद वो इन्हें यहाँ से जाने को बोलती है, पर वो सभी लोग इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगते हैं। साथ ही वो लोग इसे धमकाते भी हैं कि अगर ये जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली नहीं करेगी तो कॉन्डो इसका बहुत बुरा हाल करेगा। लेकिन इतने में ही यहाँ पर तात्सु पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। और इस चीज को देखने के बाद कहीं ना कहीं टीचर समझ गई थी कि याकुजा गैंग के मेंबर तात्सु से डरते हैं, तो वो तात्सु से मदद मांगती है। और अभी ये इसे अंदर ले जाकर बताती है कि कॉन्डो इस जगह को खरीदने के बाद यहाँ पर एक सुपरमार्केट खोलना चाहता है, पर जब इस टीचर ने उसे मना करा तो उसने यहाँ पर आकर तोड़फोड़ करी। इसीलिए यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे थे डर के मारे वो भी यहाँ पर आना बंद कर चुके हैं। इस बात को जानने के बाद तात्सु डिसाइड करता है कि वो टीचर की मदद करेगा। और अब तात्सु अपने घर में पहुंचता है जहां पर ये मीको को सारी की सारी बात बताता है। पहले तो मीको इसको मदद करने से मना कर रही थी, पर जब वो जानती है कि रियो भी उसी स्कूल में जाने वाला है तो वो तात्सु से बोलती है कि तुम मदद कर सकते हो। लेकिन मीको इसके सामने एक शर्त ये भी रखती है कि ये उनकी मदद तो कर सकता है पर इसे किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठाना है। इस बात को सुनने के बाद तात्सु इस चीज के लिए मान जाता है। और अब तात्सु सबसे पहले अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम था शिरिकारा, ताकि वो इससे मदद मांग सके कि ये बंदा वहां पर गार्ड की पोस्ट पर अप्लाई कर दे। लेकिन जब तात्सु इसके सामने ये शर्त रखता है कि इसे किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठाना, तो ये उससे लड़ते हुए उसे बताने की कोशिश करने लगता है कि किसी के ऊपर हाथ उठाए बिना उन्हें वहां से नहीं भगाया जा सकता। और इनकी इसी मजाकिया लड़ाई के दौरान यहाँ पर कोहारू आ जाती है जो कि शिरिकारा की बहन थी, और उसे लगता है कि शायद तात्सु इसको मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो इसके पास जाकर तात्सु के ही मुंह पर घुसन मारती है। तब तात्सु इससे बहुत आराम से बच जाता है और इसे ब्लॉक करने के बाद सारी की सारी प्रॉब्लम बताता है, जिसे सुनने के बाद कोहारू को समझ में आता है कि तात्सु यहाँ पर मदद मांगने के लिए आया था। और अब तात्सु के इस बिहेवियर को देखते हुए कोहारू कहीं ना कहीं इस पर मोहित हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो इसके पीछे जाएगी। अब वहीं हम लोग तात्सु के घर में मासारू और साथ ही मीको को बात करते हुए देख पाते हैं, जहां पर मजाक मजाक में ही मासूरो ये बोल देता है कि शायद रियो तात्सु का ही बेटा है, क्योंकि रियो के अंदर तात्सु की सारी हरकतें थी और शायद तात्सु का पास्ट में किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप रहा होगा और बाद में वो लड़की उस बच्चे को नहीं संभाल पाई, इसीलिए उसने उसे तात्सु के घर के बाहर छोड़ दिया। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद मीको को कहीं ना कहीं तात्सु के ऊपर शक होने लगता है। अब क्योंकि मसारू और साथ ही तात्सु ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो स्कूल वालों की मदद करेंगे, इसलिए वो उनके सामने एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, जिससे ये स्कूल का प्रमोशन करते हुए बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। पर जब ये उस प्रमोशन वीडियो को बना रहे होते हैं तो वो काफी ज्यादा डरावना बनता है।
पर ये लोग हार नहीं मानते। पर इसके कुछ समय बाद हम लोग देख पाते हैं कि कोहारू, जिसने वो वीडियो देखा था, वो इस स्कूल में एज अ टीचर अप्लाई करने के लिए आती है। लेकिन इसकी हरकतों से हम साफ जान पाते हैं कि ये यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने नहीं आई, बल्कि वो यहाँ पर इसी वजह से आई है ताकि वो तात्सु के और ज्यादा क्लोज आ सके। और अब कोहारू की ऐसी हरकतों को देखते हुए मासारू को वापस से तात्सु के ऊपर शक होने लगता है और वो तुरंत ही इस बारे में मीको को बता देता है। तब मीकू का शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं रियो तात्सु और साथ ही कोहारू का ही बेटा है। पर अभी के टाइम पर वो तात्सु को बस ताने दे रही होती है। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि स्कूल के दौरान यहाँ पर याकुजा का एक मेंबर आता है, जिसे देखने के बाद तात्सु तुरंत ही इसके सामने आ गया था ताकि वो इससे लड़ सके। लेकिन जब तात्सु इससे बात करने की कोशिश करता है, तब जाकर समझ में आता है कि ये याकुजा का मेंबर यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि ये अपने बेटे का एडमिशन भी इस स्कूल में करवा सके। अब वैसे तो तात्सु को ये सारी चीजें भी याकुजा वालों की एक चाल लग रही थी, पर बाद में वो उस बच्चे को एडमिशन देने के लिए मान जाता है। अब एक दिन मीकू स्कूल में आती है, जहाँ पर इसकी मुलाकात कोहारू से होती है और इन दोनों की नोकझोंक के बाद ये डिसाइड होता है कि ये दोनों एक दूसरे को स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में देखेंगी। और अब फेस्टिवल के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि इन दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई हो रही होती है, जहां पर ये अपनी अजीबोगरीब टेक्निक की मदद से एक दूसरे से हर कंपटीशन में जीतने की कोशिश कर रही थी। पर एट लास्ट यहाँ पर मीकू अपना पूरा जोर लगाती है और उस कंपटीशन को जीतकर ये साबित कर देती है कि वही तात्सु के लिए बेस्ट है। इसके बाद उन दोनों बच्चों के बीच में भी रेस होती है, जो कि अभी इस स्कूल में मौजूद थे, जिसमें रियो जीत जाता है। अब इनकी खुशी वाली वीडियो को जब कोंडो देखता है, तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीधा पहुंच जाता है अगले दिन तात्सु के पास, ताकि वो तात्सु को धमका सके कि वो स्कूल खाली कर दे। और इसे ये भी लग रहा था कि शायद तात्सु इसे पहचान लेगा, पर तात्सु इसे नहीं पहचानता और कोहारू इसके मिसबिहेवियर की वजह से इसके मुंह पर एक मुक्का मार देती है। ये चीज देखते हुए ये तात्सु को धमकाता है और इसे यहाँ से जल्दी स्कूल खाली करने को बोलता है, पर तात्सु इसकी बात को नहीं सुनता। और आगे हम लोग देख पाते हैं कि स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, जो कि ये चीज शो करता है कि जब से तात्सु ने स्कूल को संभालना चालू करा है, तब से स्कूल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही तात्सु भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल में बच्चों के साथ रहने के बाद उसके उस बचपन की यादों को भर रहा था, जो कि ये बचपन में नहीं जी पाया था। और अब तात्सु को इतना ज्यादा खुश देखने के बाद मीको डिसाइड करती है कि वो खुद ही कोहारू के पास जाकर उससे आमने सामने बात करेगी और साथ ही रियो के बारे में पूछेगी। और अगले दिन जब ये जाकर कोहारू से मिलती है और उससे सारी की सारी बात क्लियर करती है, तब जाकर मीकू को समझ में आता है कि वो अब तक तात्सु को कितना ज्यादा गलत समझ रही थी। अब तात्सु की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि अचानक से ही इसके स्कूल के ऊपर एक दिन दो आदमी हमला करते हैं और उसके बाद वो रियो और साथ ही एक और बच्चे को उठाकर वहां से ले जाते हैं। तब मासारू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे भी घायल कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। तब तात्सु अपने दोस्त के साथ उस गाड़ी का पीछा करता है और उनकी गाड़ी के ऊपर जंप कर उनकी गाड़ी में घुस जाता है। और अब एक लंबी चीज के बाद तात्सु उन सभी लोगों को मारने में सफल होता है और उसके बाद वो उन दोनों बच्चों को छुड़वाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर मसारू अभी भी बेहोश था, क्योंकि उसकी कंडीशन सच में बहुत ज्यादा सीरियस थी। ये चीज देखने के बाद तात्सु को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो डिसाइड करता है कि वो एक बार कोंडो से जरूर लड़ेगा, क्योंकि तात्सु के हिसाब से ये सब करा कराया कहीं ना कहीं कोंडो का ही था। और अब ये चीज देखने के बाद कि तात्सु बदला लेना चाहता है, शिराका डिसाइड करता है कि वो भी इसकी मदद करेगा। और अब ये दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं सीधा ही कोंडो की बिल्डिंग में। और अब यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा फ्लैशबैक सीन भी देख पाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि ये दोनों के दोनों सच में कितने ज्यादा पावरफुल थे। और अब ये लोग कोंडो के सामने जाकर उसे एक ओपन फाइट के लिए चैलेंज करते हैं और उसके साथ जगह और टाइम को डिसाइड कर लेते हैं। अब जगह और टाइम डिसाइड कर लेने के बाद ये लोग तैयारी में लग जाते हैं कि ये उस दिन कैसे कोंडो को हराएंगे। लेकिन तात्सु के पास एक प्लान था और उसी प्लान के अकॉर्डिंग ये काफी सारे लोगों के पास जाता है, जहां पर से ये काफी सारा बारूद और काफी सारे हथियार खरीद लेता है। और अगले दिन मासारू भी सही हो जाता है, जो कि डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त की लड़ाई को ज्वाइन करेगा। आगे हम लोग देख पाते हैं कि उस आदमी के पास खबर पहुंचती है जिसने अपने बेटे का एडमिशन तात्सु के स्कूल में करवाया था। इसीलिए वो तुरंत ही बॉस कोंडो के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, पर मेरी एक शर्त यही है कि आप लोग तात्सु को जान से नहीं मारोगे। इस पर कोंडो भी मान जाता है और अब कहीं ना कहीं ये बंदा भी कोंडो का साथ ही देने वाला था। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन तात्सु के ग्रुप की और साथ ही याकुजा वालों की लड़ाई होने वाली थी। अब जब तात्सु अपने घर से निकल रहा था, तो मीको इससे वादा लेती है कि ये जिंदा वापस आएगा। इस पर तात्सु भी इसे वादा करता है। और अब याकुजा गैंग के मेंबर भी उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर तात्सु ने इन्हें लड़ने के लिए बुलाया था, पर रास्ते में ही अचानक से ही बहुत ज्यादा धुआं फैल जाता है और इन्हें गन शॉट की आवाज आने लगती है। ये लोग काफी ज्यादा डर गए थे। तभी अचानक से ही इन्हें पता चलता है कि दरअसल ये फायर क्रैकर्स की आवाज है, जो कि तात्सु और साथ ही उसके दोस्तों ने यहाँ पर मिलकर फिट करे हुए थे। और जब धुआं इनकी आंखों के सामने से हटता है, तो ये लोग देखकर दंग रह जाते हैं कि वहां पर दरअसल एक फेस्टिवल चल रहा था, जिसे होस्ट कोई और नहीं बल्कि तात्सु और उसके दोस्त ही कर रहे थे।
और अब इतने में ही काफी सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि बॉस कोंडो को पकड़ने वाले थे, क्योंकि कहीं ना कहीं तात्सु की ये सब एक चाल थी। तब कोंडो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इतने में ही वो बंदा जिसने अपने बेटे का एडमिशन तात्सु के स्कूल में करवाया था वो बताता है कि वो खुद भी एक एजेंट है, जो कि काफी टाइम से कोंडो के पीछे लगा हुआ था। पर क्योंकि पहले तो इसके पास कोई सबूत नहीं था जिससे ये कोंडो को अरेस्ट कर सके, पर अभी के टाइम पर ये कोंडो को अरेस्ट कर सकता है। और अब इतनी सारी चालबाजी देखने के बाद कोंडो को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई चालू हो जाती है, जिसमें ये सारे के सारे लोग मिलकर कोंडो और उसके साथियों से लड़ रहे थे। और अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर कोहारू भी पहुंच जाती है, जो कि लड़ाई को ज्वाइन करती है और अपने साथियों की मदद करती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही ये सारे के सारे लोग मिलकर उन सभी लोगों को मार देते हैं जो कि कोंडो के साथ आए हुए थे। और अब कोंडो को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन बाद में ये चीज सामने आती है कि तात्सु के स्कूल पर जो अटैक हुआ था वो कोंडो ने नहीं करवाया था। इसीलिए सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो दो आदमी जो कि उस दिन स्कूल में अटैक करने के लिए आए थे, उन्होंने रियो को उसके मम्मी पापा से चुरा लिया था ताकि वो फिरौती मांगकर उसे वापस कर सकें। लेकिन पुलिस के डर से उन्होंने उस समय पर तात्सु के घर के बाहर रियो को छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो बाद में आकर उसे ले जाएंगे। लेकिन बाद में जब वो लोग वहां पर पहुंचे तब तक तात्सु ने रियो को अपने घर के अंदर घुसा लिया था, और इसीलिए इन्होंने डिसाइड करा कि ये लोग इसके स्कूल पर अटैक कर रियो को वहां से किडनैप कर लेंगे। और अब जाकर तात्सु के पूरा का पूरा खेल समझ में आता है, जिसके कुछ समय बाद ही रियो के असली माँ बाप को भी ढूंढ लिया जाता है, और अब ये लोग यहाँ पर रियो को उसके मम्मी पापा के पास छोड़ देते हैं। और एट लास्ट हम लोग तात्सु और साथ ही मीको को एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें करते हुए देख पाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना, और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।